वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट फ्रीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो नाज़रीन, आज का शो मैं जिस चीज़ से शुरू करना चाहूँगी या जा रही हूँ वो है मेहमान नवाज़ी। पाकिस्तान जो हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है ना, इसमें जितने भी कल्चर्स हैं ना, हर कल्चर में एक बात कॉमन है और वो है मेहमान नवाज़ी। और ये बड़ी अच्छी और प्यारी चीज़ है जो सिर्फ एक पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहाँ देखने को मिलती है। आप देखें, हमारे घर मेहमान वक्त पे वक्त अगर आ जाएं तो हम उन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देते। हम आते ही उनसे पहले पूछेंगे कि जी चाय लेंगे आप? वो कहेंगे नहीं। हम फिर पूछेंगे चाय पिएंगे आप? वो कहेंगे नहीं। हम फिर पूछेंगे जूस लेंगे आप? वो कहेंगे नहीं। फिर हमें ना टेंशन होना शुरू हो जाती है कि ये क्यों नहीं ले रहे कोई चीज़। उसके बाद आप देखें, अगर कोई इवेंट है, हम वहाँ पे गए हैं, हमने वहाँ लाखों का डेकोर कर लिया, शादी आप ले लें, लाखों का डेकोर कर लिया हमने, ड्रेसेस हमारे इतने महंगे हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र यही होती है, हम एक एक टेबल पे जाके पूछ रहे होते हैं आपने खाना खाया? आपने खाना खा लिया? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, बाहर के मुल्कों में नहीं होती। यूरोप साइड्स पे अगर आप जाएँ, अगर आप उनके घर किसी भी टाइम चले जाएँगे ना और वो खाना खा रहे हो, वो आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे कि आप खाना खाएँगे। और हाँ, अगर एक बार पूछ लिया ना उन्होंने, फिर आपने कह दिया नहीं, तो वो दोबारा नहीं पूछेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि हमारे घर मेहमान आए, हमने अगर वो खाना खाए बगैर जा रहा है तो हम स्ट्रेस का शिकार हो गए, जी वो मेहमान हमारे घर से खाना खाए बगैर क्यों चला गया? ठीक है, हम उसको जाते हुए कह रहे हैं कोई नाराज़गी तो नहीं थी जो आज खाना नहीं खाया? कोई मसला तो नहीं है, कोई दिल में बात तो नहीं है जो तुमने खाना नहीं खाया? इसी तरह एक छोटी-सी चीज़ है कि अगर हमारी छत पे, हम पुराने लोगों से बात सुनते थे, बड़े लोगों से, कि छत पे अगर कौवा आके बैठता है तो हम सोचते हैं मेहमान आने वाला है। और अगर हमारे हाथ से कोई निवाला गिर जाता है तो भी हम यही कहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आने वाला है। मेहमान आए या ना आए, लेकिन हमने कौवे की आवाज़ सुन के ना मेहमान नवाज़ी की तैयारी शुरू कर देनी। इसी तरह जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरह मेहमान नवाज़ी करते हैं, या उनकी कोई ऐसी मेहमान नवाज़ी किसी ने की हो जो उनको आज तक याद हो। और आपने भी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताना है कि आपने कभी किसी की ऐसी मेहमान नवाज़ी की है या आपकी किसी ने ऐसी की हो जो आपको आज तक याद हो। जी, तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, खुदा के बाद इंसान का दूसरा सहारा है ज़मीन पर। बेपनाह इंसानी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में एक ऐसा काम सौंपा है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी इनका मुकद्दर होगी। हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर इफ़त उमर भुच्चा। और जो दूसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसे महकमे से ताल्लुक़ है जिसकी अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका मकसद ही फीमेल्स की एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। इस हवाले से ये गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर फ़याज़ अहमद चौधरी साहब। जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, आप बताएं, मेरी बात से कितना एग्री करते हैं? मेहमान नवाजी वाकई ही पाकिस्तान में है या ये सिर्फ मुझे लगता है या मेरी राय है? नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है मेहमान नवाजी, और मजहबी तौर पे भी हमें यही बताया गया है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, तो उनकी जितनी हो सके उतनी खिदमत करनी चाहिए अपनी बसात के मुताबिक। तो चीज़ें ख़राब वहाँ होती हैं, मैं समझता हूँ, जहाँ हम अपनी बसात से या तवाज़न से बाहर निकलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। अदरवाइज़ अपनी बसात के मुताबिक हर कोई कोशिश करता भी है और करनी भी चाहिए। और सर, आपको नहीं लगता कि आजकल मेहमानों की जो हमारे से तवक्कुआत है वो बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें, जैसे हर कल्चर में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं। आपने मिसाल दी कि वहाँ ये नहीं होता, मेरा ख्याल है वहाँ की भी कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। नेगेटिव बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसे ही है। अब हमारे जब इतना कमर्शियल और अर्बन दौर नहीं था तो उस वक्त तो कोई इशू नहीं होता था, सादा खाने होते थे, सादा घर में चीज़ें होती थी, उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अब हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है कि मेहमानों को भी चाहिए कि वो भी प्लान्ड विजिट करें, प्लान्ड विजिट करें। अनप्लान्ड विजिट में हम मेहमानों का टाइम भी ज़ाया होता है और घर वालों का भी टाइम ज़ाया होता है। वहाँ की अच्छी बात यही है, मैं वहाँ अल्लाह का शुक्र है पढ़ने गया था लंदन, तो मैंने वहाँ की अच्छी बात यही देखी कि वहाँ चीज़ें प्लान्ड होती हैं। किसी से आपकी मीटिंग है तो वो आप पहले बताएंगे, ऐसे अनप्लान्ड जाएंगे तो फिर आपको अनप्लान्ड ही सरप्राइज भी वहाँ से मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप बताएं, आप मेरी बात से कितना एग्री करती हैं? आप मेहमान नवाजी कैसे करती हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। हमारे मज़हब में बीइंग मुस्लिम
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پاس بہترین مثال سامنے حاضر ہے کہ جس میں بی بی فاطمہ اور ان کی جب آتی تھی تو وہ اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور وہی وہ انہیں جو گھر میں ہوتا تھا اس وقت کوئی کھجور ہے، پانی ہے، یا جو کھانا ہوتا تھا تو وہ حاضر کرتے تھے. اور یہاں تک تو یہ ایسا بھی تھا کہ بعض اوقات وہ ایک مثال بھی ہے اور ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آیا کہ جب کھانے کو نہیں تھا یا کم تھا تو اندھیرا کر دیا اور مہمان نے کھانا کھا لیا اور میزبان جو ہے وہ ویسے ہی اس کو ساتھ دیتا رہا. تو یہ ہمارے پاس تو ایسی روشن مثالیں ہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. لیکن میں فیاض صاحب کی اس بات سے 100% اگری کروں گی کہ آج کل کا ٹائم وہ پرانا ٹائم نہیں رہا کہ جس وقت آپ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اور کچھ کرنے کو ہوتا نہیں تھا. ابھی اتنی ہسل بسل کا ٹائم ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے. گھر کے تمام افراد، تمام نہیں تو 90% لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کسی نہ کسی کام میں بزی ہوتے ہیں. تو اس میں کسی کے گھر کسی کو بغیر بتائے چلے جانا یہ بھی مناسب نہیں. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ بتا کے جائیں، ادروائز وہ بھی جس نے آپ کی خاطر کرنی ہے وہ ویسے خاطر نہیں کر پائے گا جیسے شاید وہ چاہتا ہو. تو اچھی بات ہے کہ ہمیشہ بتا کے جائیں. یہ تو ایک اچھی ایگزامپل ہے. اچھا آپ کبھی کسی کے گھر گئی ہیں ان پلانڈ، یا کوئی آپ کے گھر آ گیا ہو اور آپ کو تھوڑے مشکل کا سامنا کیا ہو؟ ان پلان کوشش کرتی ہوں کہ نہیں جاؤں، بالکل نہیں. اگر کہیں اچانک بھی جاؤں تو پہلے چاہے رستے میں جانے سے پہلے کال کر لوں، کال کر کے ضرور پتا کرتی ہوں کہ آپ ہیں اور میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں. تو یہ ایک اچھا کام ہے جو ضرور کرنا چاہیے. دیکھیے اگلے بندے کی بھی کوئی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے، ہم جا کے کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں گے اور پھر گلے بھی ہم کریں گے کہ جنہوں نے ہماری وہ بات مناسب نہیں، گلا بنتا ہی نہیں. ہاں ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کیسے ایجوکیشن حاصل کی، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ جی بالکل، میں نے ماسٹرز کیا سوشولوجی میں پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر میں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ریسرچ کا کام کیا ایز اے سوشل ریسرچ سائنٹسٹ. وہی میرا پروفیشن ہے بیسیکلی. اور اس کے بعد میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں مختلف پوزیشنز پہ رہا. اس میں بھی کام لوگوں کی فلاح سے ریلیٹڈ ہی تھا. پھر وہیں رہتے ہوئے ہی میری پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ 2003 میں سلیکشن ہوگی ایز ڈسٹرکٹ آفیسر. تو 2003 سے آنورڈ میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں کم از کم 10 سے زیادہ اضلاع میں ایز ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کام کر چکا ہوں. جی سر، اس کا بیسیکلی یہ جو محکمہ بہبود آبادی ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو اس بات کا جو ہے پروننسیشن میں فرق مشکل نہ ہونے سمجھ آ جائے، اس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور میں اس کو پراپرلی جواب دینا چاہوں گا کہ انگلش میں ڈپارٹمنٹ کا نام ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اور اردو میں محکمہ بہبود آبادی پنجاب کہتے ہیں. ہمارا جو مین کام ہے وہ لوگوں میں اس بات کی آگہی پیدا کرنا ہے کہ جو بے ہنگم بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس سے ہمارے تمام معاشی اور جو سماجی مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور جن میں سر فہرست جو ہماری خواتین کی صحت اور بچوں کی صحت ہے وہ ہے. تو اس لیے ڈپارٹمنٹ اس مینڈیٹ کے تحت کام کر رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، بتانا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعداد اتنی رکھیں جتنے ان کے وسائل ہیں، اور اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی صحت، بچوں کی ماں کی صحت، ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی چادر اتنی پھیلائیں جتنی ان کی چادر کا سائز ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ سر پہ لیں تو پاؤں ننگے ہوں، پاؤں پہ لیں تو سر ننگا ہو. اچھا سر، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس چیز میں کامیاب ہوئے؟ اچھا، کامیابی جو ہے نا وہ ایک کمپیریٹیو ٹرم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، اور جو ہمارا گروتھ ریٹ 70s میں تھا 3% سے زیادہ تھا، جو 71 کی مردم شماری میں جو گروتھ ریٹ آیا تھا. اب ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 2% کے آس پاس ہے. تو چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن ابھی ہمیں اس شعبے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں صرف ڈپارٹمنٹ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا،
उसमें जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, और ख़ास रोल जो आप मीडिया का है कि मीडिया भी हर लेवल पे इस बात को हाईलाइट करे कि लोगों को अपना ख़ानदान एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। एक्सीडेंटल नहीं बढ़ाना चाहिए। हर बच्चा जो है वो प्लान्ड होना चाहिए, ना कि एक्सीडेंटली पता नहीं चला जी बच्चा पैदा हो। बिल्कुल सही सही जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कितना अरसा हो गया माशाल्लाह ये खिदमत लोगों की सरंजाम देते हुए? जी, वैसे तो मैं प्रैक्टिस तो 2001 से मैंने स्टार्ट की। अच्छा। उससे पहले मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की, मैंने 97 में ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद मैंने अपनी गायनी की स्पेशलाइजेशन की, और 2000 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। एंड आफ्टर दैट फिर गायनी, और 2003 में इट्स अ कोइंसिडेंस के फयाज साहब और मैं दोनों इकट्ठे ही डिपार्टमेंट में आए। सही सही। तो मैं टेक्निकली सारे मेडिसिन से रिलेटेड जो भी मामला थे, कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स, उनसे होने वाली कोई कॉम्प्लिकेशन, वो सारा कुछ मैं देखती हूँ मुल्तान में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। और फयाज साहब जो है वो जनरली सारा कुछ ही देखते हैं। वो आपको भी देखते हैं, वो आपके काम भी देखते हैं और अपने काम भी देखते जी, हैं। वो मेरे काम को भी देखते हैं Overall. और वो ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। इसके अलावा मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और अभी कुछ अरसे से सिंस 3 to 4 years मैंने स्किन एस्थेटिक एंड गायनी एस्थेटिक्स में अमेरिकन अकेडमी ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स से मैं सर्टिफाइड हूँ, और उसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको किन किन मसाइल का सामना है? ये जो आजकल ख़वातीन, जैसे आप बच्चों के हवाले से, माँ, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी सेहत के हवाले से जो है ना हम लोगों को आगाही देते हैं, क्या वाकई में आपके पास भी ऐसे कोई मसाइल आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा डिपार्टमेंटल काम है जो हम कर रहे हैं, हम फील्ड में जाते हैं, हमारे यहाँ जहाँ सेंटर है, हमारा तो वहाँ पे जाना होता ही है। तो हम जब जाते हैं अपने वर्कर्स को काम करते देखते हैं, वहाँ पे जो क्लाइंट्स आए होते हैं उनको देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अनलकीली या बदकिस्मती से मैं बोलूँगी कि हमारे ऊपर हिंदुआना छाप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जी। बहुत ज़्यादा है हमारे कल्चर में। और ख़ातून को कुछ भी अपने लिए डिसीजन लेते हुए अपना हस्बैंड, अपनी सास, अपना इन लॉज, उनके बगैर वो खातून, कोई भी खातून चल नहीं सकती। और ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। उसमें ये है कि खातून अपने बारे में फैसला नहीं कर पाती। लोग इस चीज़ को गलत रंग भी दे देते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है, लेकिन हर एक को अपने बारे में अच्छा सोचने, समझने और फैसला करने का हक है। बिल्कुल। तो खातून जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो कोई जानवर नहीं है कि जो अपने बारे में फैसला न कर सके। तो ख़वातीन को मैं समझती हूँ कि वो, उन्हें ये हक होना चाहिए, उनमें ये जुर्रत होनी चाहिए कि वो अपने बारे में डिसाइड कर सके कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, कितना वो संभाल सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना घर भी संभालना है, उन्होंने बच्चे पालने भी हैं, बच्चों को भी देखना है। और मोस्टली हमारे पाकिस्तान में कंबाइंड फैमिलीज होती है, तो उसमें उस खातून ने अपने बच्चे भी देखने हैं, अपने इन-लॉज भी देखने हैं, बुजुर्ग भी देखने हैं, और साथ कोई देवर नंद वगैरह है तो उनको भी लुक आफ्टर करना है। और फिर खातून को अपने लिए कोई टाइम ही नहीं बचता। और बहुत ख़वातीन हम देखते हैं जिन पे मुझे अफसोस भी होता है कि वो अपने आप से बिल्कुल बेखबर होती है। वो सुबह से जो काम में लगी होती है, जब शाम को हस्बैंड आता है तो वो हालो बेहाल होती है। और हस्बैंड भी जो है, मैं समझती हूँ कि वो भी जब काम करके आता है तो वो मजबूर है कि उसने अपने घर में आना है। तो मैं ख़वातीन को भी ये बात कहती हूँ कि भाई आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बच्चे को टाइम देना है, अपने हस्बैंड को टाइम देना है। आप अपने ये सोचें, सिर्फ बच्चे पैदा करना मकसद नहीं होना चाहिए। आपको एक मैं समझती हूँ कि मुफीद शहरी बनना है। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ ख़वातीन का ये काम नहीं है कि वो बच्चे पैदा करें। आजकल तो वो वक्त है कि मेल और फीमेल दोनों ने मिल के काम करना है। हम एक अच्छा मुआशरा तभी लेके आगे चल सकते हैं जो मैं ये समझती हूँ जैसे चाइना है या अमेरिका है या ऐसे कंट्रीज जो वेल डेवलप है, हम उनकी एग्जाम्पल तो हमारे सामने है, तो हम
उन्हें फॉलो ऐसे ही कर सकते हैं कि हमारी फीमेल्स भी काम करें और हमारे मेल Male, भी काम बिल्कुल करें। ऐसे ही। फीमेल को सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने करने का। और हांडी रोटी के चक्कर में ना लगाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेशर है फैमिली की तरफ से आप देखती हैं पेशेंट पे होता है, वो किस चीज का होता है? बेटा या बेटी हो, या फिर बेटे हो रहे हैं तो इतने हो, जोड़ी हो जाए, फलानी हो जाए, ऐसी कोई चीजों का सामना होता है? जी बिल्कुल है कि खवातीन पे स्ट्रेस होता है। मैं सबसे पहले कहूँगी माशाल्लाह अब हमारा एजुकेशन लेवल बेहतर हो गया है। और फैमिलीज भी इस चीज़ को समझती है और हमारे पास भी जब लोग आते हैं तो हम लोग को बताते हैं कि बेटी पैदा अगर हो जाती है तो उसमें खातून का कोई कसूर नहीं है। बेटा हो या बेटी हो, उसका जीन जो है वो हमेशा मर्द से मर्द आता से। है। तो जो है उसमें और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने मजहब को फॉलो करें तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को कितनी रिस्पेक्ट देते बिल्कुल थे। ऐसे ही। और मैं ये सोचती हूँ कि जो इस तरह की बात करते हैं वो अपने आप को देखें कि वो भी तो किसी की बेटी है। ऐसे ही है। तो और बेटी होना कोई गुनाह नहीं है। बेटियां तो आगे जाके माँ बाप का वो नाम रोशन करती हैं। और आजकल मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि देखिए चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, जब शादी हो जाती है तो आपके साथ किसी ने भी नहीं रहना। ऐसे ही है। जो भी है आप उसको बेहतरीन एजुकेशन दें, बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन उसको ज़िंदगी सहूलियात दें, उसे एक आप मुफीद शहरी बनाएं सही। जिस पे आप प्राउड कर सकें। अच्छा, अब पेशेंट्स की थोड़ी सी काउंसलिंग भी करती हैं कि अपने आप पे तवज्जो दो? जैसे कोई औरत बड़ी स्ट्रेस में आपके पास आई है, अगर उसकी सास ने उसको छोड़ ही दिया कि चलो आज अकेली चली जाओ डॉक्टर, तो आप समझाती हैं कि अपनी केयर करो, अपना जो है अपने आप को देखो, जी अपने बिल्कुल। हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस करो कि हमारी फैमिली जो है इतनी काफ़ी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, बल्कि कोशिश करती हूँ कि जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो सास ससुर हाँ। हैं, या सास आई है या नंद आई है, उन लोगों को मैं बड़ा पोलाइटली कह देती हूँ कि मियाँ बीवी दो हैं तो हमने इनसे इनके बारे में बात करनी है, तो काइंडली आप हमें थोड़ी स्पेस दें। आप मेहरबानी करके आप मीटिंग में बैठे, हम फिर आपको बाद में बुला लेंगे। ठीक। तो फिर मियाँ बीवी से जो बात है ऑब्वियसली वो एक इतनी इंटीमेट बात होती है कि वो आप हर एक के साथ तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ही। बिल्कुल करते हैं। ठीक सर। अच्छा सर, आपको अपनी इस फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना है? देखें, फील्ड में मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बेसिकली लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उससे मुतल्लिक बात करते जी, हैं, जी। पर्सनल चॉइसेस के मुतल्लिक बात करें। तो पहले नंबर पे तो यही एक इश्यूज़ है कि हम एज ए नेशन ही इस सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं नहीं ले लेते, रहे। सीरियसली नहीं लेते। मैंने देखा है बड़े बड़े इवन पढ़े लिखे वेल ऑफ लोग जब ये बात करते हैं ना तो उनकी हंसी निकल जाती है, तो उससे सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है। अब वो समझते हैं कि शायद हमारा ये इशू नहीं है, जबकि मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये हम में से हर एक का इशू है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही तो वो उसमें गरीब का भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना अमीर का हो रहा है। अगर सड़क पे कंजेशन आपको मिलती है तो वो हम में से हर एक को फेस करना पड़ता है, वो बेशक कोई लैंड क्रूज़र पे बैठा हुआ है या कोई मोटरसाइकिल पे है। और इसी तरह अगर हमें साफ़ सुथरा माहौल नहीं मिल रहा, अच्छी रहने को जगह नहीं मिल रही, तो उसमें भी हम सब का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम में से ये सब्जेक्ट ऐसा कि अगर लोग समझते हैं सिर्फ एक महकमे का काम, महकमे का काम मैं समझता हूँ कि एक जिसे कहते हैं ना शमा जलाना है, एक बात इग्नाइट करना है कि हम बताएं आगे से, फिर वो शमा से शमा जलेगी। हर बंदा अपने अपने लेवल पे, अपने दोस्त अहबाब में, अपने ख़ानदान में लोगों को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और अपनी अपनी मिसाल सेट करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। दरअसल वो इस चीज़ को डॉक्टर साहब आप शायद इत्तेफाक करें, वो इसको डिस्कस करना ज़रूरी ही नहीं समझते। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अगर फैमिली में ये बात अगर करेंगे तो लोग कहेंगे ये कैसा टॉपिक लेके बैठ गए, शर्म नहीं आती, बड़ों के सामने ऐसी बातें हो रही है, ममनुआ टॉपिक। बिल्कुल ऐसे ही। अब इस पे मेरा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि डॉक्टर साहब ने बात भी की कि हमारे पे जो बेसिकली हमारे सारे मेजॉरिटी के आबाओ अजदाद हिंदू या सिख थे, ठीक है, वो कल्चर की छाप हम पे है और उसके असरात हैं, स्टिल हैं, चेंज हो रही हैं चीज़ें लेकिन स्टिल हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए सबसे आसान रास्ता वही है कि जो हमारे मजहबी तालीमात हैं
उनको जेन में रख के अगर कुरान पाक में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, खातून की हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो हमें क्या मसला कि हम आपस में ना करें। लेकिन इसमें चीज़ें बेहतर हो रही हैं क्योंकि हम सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेजेस हैं, बुनियादी चीज़ें इससे रिलेटेड, आबादी से मुतल्लिक़ अदाद व शुमार, उसके नुकसानात, क्या मसले मसाइल होते हैं, वो मतलब मिडिल लेवल से ही किताबों में शामिल किए गए। तो उससे मतलब ये जो इशू है इसको समझने में आसानी होगी। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम सारे लोग, जो अभी वाली जनरेशन है, इन्होंने मिलकर एफर्ट की, तो जो आने वाली जनरेशन है उनके माइंड में पहले से ये होगा कि हमने अपनी फैमिली प्लान्ड बनानी है, जो कोई पाबंदी नहीं, ना मजहबी तौर पे ना अखलाकी तौर पे हम लगा सकते हैं, ना लगाने चाहिए, अपने वसाइल को देखते हुए। और वही बात कि मियाँ बीवी आपस में मशवरा करके ये डिसाइड करें कि उन्होंने अपने बच्चों की तादाद कितनी रखनी है। फैमिली से ना पूछें कि हमारे लिए जो है ना कितने बच्चे ठीक है। बाकी फैमिली से मशवरा लें, मशवरा लेने में कोई हरज नहीं है, लेकिन डिसीजन अपना करें। इन्फॉर्म्ड चॉइस हम उसे कहते हैं, इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए उनकी। हमारा स्टाफ भी हर लेवल पे उनकी यही ट्रेनिंग है कि वो लोगों की फैमिली हिस्ट्री, जो उनके पास लोग अप्रोच करते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री लेके उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बताएंगे और फिर चॉइस उन पे छोड़ेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो काम है ये लॉन्ग टर्म है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जी। तो नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं और डॉक्टर साहिबा जो डॉक्टर इफ़त उमर भुट्टा उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बताई है कि प्लीज़ स्ट्रेस का शिकार ना हो, अपने फैसले आप करें, लोगों के ऊपर मत छोड़ें। वो इसी तरह बातों का आगाज़ जो है ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीएस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, तो वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का आगाज दोबारा से करते हैं और डॉक्टर साहिबा के पास चलते हैं और उनसे मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी, तो डॉक्टर साहिबा, आप ये जो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन वाला सेशन होता है, आप क्या समझती हैं आजकल नॉर्मल डिलीवरीज हैं या सी सेक्शन ही है? जी, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दोनों काम होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती है और सिजेरियन भी होता है। लोग ज्यादातर हम ऐसे आजकल जैसे हैं कि लोग ज्यादातर ना ऑपरेशन को, सिजेरियन को, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हम पहले एनालाइज कर लेते हैं कोई बहुत शॉर्ट स्टेचर खातून है, ठीक है, जिसकी ढांचा नैरो है, तो बेबी जो है बेबी माँ के अंदर ग्रो कर रहा होता है और एक स्पेसिफिक साइज है बोन का जहाँ से बेबी ने पास आउट करके नॉर्मल डिलीवर होना होता है। ठीक है।
तो अगर वो खातून उस खातून का ढांचा नैरो है, जिसमें से हमें पता चल जाता है, हम एक्सरे करा लेते हैं बिल्कुल या कोई ऐसे। टेस्ट करा लेते हैं, ऐसे। जिसमें भी पता चल जाता है कि बेबी की हेड का साइज ये है और माँ की बोन का साइज ये है, तो हम देख लेते हैं कि वहां से बच्चा पास आउट हो सकेगा या नहीं। अगर नहीं हो सकेगा तो फिर उसको हम पहले ही बता देते हैं कि आप सिजेरियन की तरफ जाओगे। इसके अलावा और भी वजूहात होती है कि बच्चे को माँ से जो खुराक मिलती है वो उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं प्लेसेंटा और कॉर्ड। कॉर्ड जो होती है वो नाक होती है, जो बच्चे की नाक हमें बाद में भी नजर आ बिल्कुल रही ऐसे है। ही। तो प्लेसेंटा माँ के जिस्म को जुड़ा होता है और वहां से एक लंबी सी रस्सी नुमा कॉर्ड होती है बिल्कुल। जो बच्चे में जारी होती है। बिल्कुल। बच्चे को जो कुछ आ रहा होता है वो माँ माँ के के थ्रू थ्रू आ रहा होता है। बच्चे को उस कॉर्ड के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात जो माँ की ओपनिंग है जहाँ से बच्चे ने पास आउट करना है, ये अल्लाह का काम है कि उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा बहुत छोटा सा होता है, फिर वो ग्रो करता करता बड़ा हो जाता बड़ा है। हो जाता है। अब वो कहीं भी यूट्रस के अंदर अटैच हो सकता है। वो आगे भी लग सकता है यूट्रस के फ्रंट पे, यूट्रस की बैक पे भी लग सकता है, यूट्रस की साइडों में भी लग सकता है, और बाज़ औक़ात यूट्रस का जो ओपनिंग है जहाँ से बेबी ने आउट होना है वो उसके ऊपर भी लग जाता है। उस पे भी लग के वो ग्रो करता जाता है, पूरी ओपनिंग को कवर करता है। जब आगे रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो उस सूरत में भी हम पेशेंट को पहले बता देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी खवातीन होती है जो कहती है जी आप हमारा जो है ना सी सेक्शन कर दें, हम ये तकलीफ नहीं ले सकते। जी बिल्कुल ऐसा है। खास तौर पे वो बच्चियां जिनकी पहली डिलीवरी होती है तो वो पहले से बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं लेबर पेन्स कैसी होंगी। तो जबकि मैं खवातीन को समझाती हूँ कि लेबर पेन्स ऐसी ही होंगी जैसे खवातीन को नॉर्मल साइकिल की जो पेन्स आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो ही शिद्दत अख्तियार करती जाती है। तो खवातीन बहुत यंग एज से जैसे ही एडोलेसेंट एज आती है तो वो इस चीज से मुतारिफ होती है क्योंकि इतना दर्द होता है, तो वो दर्द से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के और ऐसे ही डिलीवरी होती है। लेकिन बाकी आप सही कह रही है कि कुछ लड़कियां बहुत खौफजदा होती है और वो बहुत शोर डाल देती है। इसी तरह का एक तजुर्बा रात को ही मुझे हुआ। मेरे क्लिनिक में पेशेंट एडमिट थी, तो पेशेंट तो दिन से एडमिट थी। रात को जब मैं शाम को क्लिनिक पहुंची तो उसने धार डाली हुई थी कि मुझे तो सिजेरियन करे और मेरी जान छुड़ाए। तो फिर रात में हमें करना पड़ा क्योंकि वो पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी और उसके ससुराल वालों ने और उसके हस्बैंड ने हाथ जोड़ के कहा कि मगर हमारी जान छुड़ाए। तो हम तो खाते, मेरी तो कम से कम ये कोशिश होती है कि मैं बच्चियों को कहती हूँ कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसे बर्दाश्त करें, लिंगर ऑन करें। लेकिन कुछ बच्चियां ताउन कर जाती है और कुछ नहीं भी करती। बिल्कुल है। अच्छा, तो आप जो जैसे नॉर्मल डिलीवरी में अब देखें तो डॉक्टर का बड़ा किरदार होता है। जी बिल्कुल। उनकी इखलाक का आप कह लें कि यानी कि आपने उसके साथ इतनी अटैचमेंट करनी है कि जो दर्द वो फील कर रही है ना वो भूल के वो आपके जो उसे दिलासा दे रही है ना वो उसको फील हो। बिल्कुल सही कह रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट, कोई भी बच्ची होती है तो मैं इवन अपनी नर्सेस को कहती हूँ कि बेटा एक बात याद रखें कि इस वक्त ये हेल्पलेस है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। शी कांट डू एनीथिंग फॉर हरसेल्फ। तो मेरी तो इस तरह की आदत है कि इवन जब पेन्स आ रही होती है, लेबर पेन्स, तो पेन ऐसे होती है कि थोड़ी देर आई, फिर थोड़ा सा वक्फा आया, फिर दोबारा पेन आई। तो जब भी कभी पेन आती है तो उसमें भी बच्चियों को कंसोल करती हूँ और जब पेन खत्म होती है, थोड़ी देर जब गैप आता है तो मैं तो खड़ी बच्चियों को थोड़ा सा दबा भी देती हूँ कि बेटा, वो जब ऐसे होता है ना कि कभी भी पेन हो तो उसकी है भी यही ऐसी साइकेट्री हमारी कि एक जगह दर्द हो तो आप जिस्म का दूसरा हिस्सा बिल्कुल ऐसे दबा लें तो वो दर्द आपको कम महसूस होता है। तो जब भी कभी पेन में इस तरह की कोई कंडीशन होती है या बच्चियां होती है तो मैं हमेशा उनको जो है सहारा देती हूँ, उन्हें कंसोल करती हूँ। और मेरे पास जो पेशेंट्स हैं या जो बच्चियां हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करती है। हमेशा कहती है कि हमने ऐसी डॉक्टर नहीं देखी। कि डॉक्टर साहबा ऐसे भी होता है कि डॉक्टर लेबर रूम में खुद खड़े होकर पेशेंट को
दबा दे, उसको सहला दे और उसको मतलब एक ही थोड़े से अल्फाज होते हैं, थोड़ा सा आपका दिलासे के gesture अल्फाज होता होते हैं, है। ऐसे ही। आप देखिए ना कि जब हम बात भी कर रहे होते तो अगर आप बात करते करते किसी के हाथ पे हाथ रख के बात करें तो उसे अपनाइयत महसूस होती है। बिल्कुल। तो यही वाला मामला है। माशा हमने आपकी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी जैसी डॉक्टर जो है ना बहुत कम होती हैं और बहुत कम है। अच्छा सर, आप जी। और क्या इकदाम कर रहे हैं आगे की, आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा जी, उसमें एक तो हम आजकल जो डिपार्टमेंट है वो जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनकी तकरीबन रोज़ाना की हिदायत की रोशनी में जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है, यानी लोगों को आगाही देना, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और उसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और मज़ीद भी हम उस पर प्लानिंग है कि हम मीडिया के साथ मिलके, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान हर लेवल का, कम्युनिटी लेवल से लेके अपर लेवल तक, एक तो वो बना रहे हैं और उस पर डेली अमल भी कर रहे हैं। जो हमारे आउटरीच वर्कर्स हैं उनको भी हमने सबको ये डायरेक्शन दी है कि वो अपना अपना एटलीस्ट फेसबुक पेज बनाएं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अपने क्लाइंट्स का, अपने जो रजिस्टर्ड एलिजिबल कपल्स हैं उनका, और उनको डेली मैसेजेस भेजें। यही जो हमारा डिपार्टमेंट का पैगाम, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि याद दहानी बहुत जरूरी है, याद दहानी बहुत जरूरी है। और वैसे भी कोई भी बात अगर आपने दिल में बिठानी है किसी के, तो वो मार्केटिंग वाली जो अप्रोच है ना कि हर 2 मिनट बाद इश्तहार चल रहा है, हर 2 मिनट बाद इश्तहार चल रहे हैं, तो वही काम करती। तो उस पर डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है और उसके साथ हम अपनी जो सर्विस डिलीवरी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि हम जो कमोडिटी सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे सारे सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स पे मौजूद हो ताकि उनकी शॉर्टेज का इशू ना हो, और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, और खास तौर पे कम्युनिकेशन में कि सारे लोग जो हैं वो, हालांकि ज्यादा हमारा जो आउटरीच वर्कर है वो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि वो एटलीस्ट सोशल मीडिया का भरपूर यूज करके तो हमारा जो पैगाम है डिपार्टमेंट का वो थोड़े खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा सर, आप माशाल्लाह मुझे फजला में काम किया आपने, जी। सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पेश आई है और सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया काम करने का? बात ये है कि ये वैसे ही होता है जैसे आमतौर पे कोई किसी से उसके बच्चों के बारे में पूछे ना कि कौन आपको ज्यादा अच्छा लगता है कौन सा, लेकिन हर जगह के अपने डायनेमिक्स हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्तान में भी मेरा बड़ा अच्छा पहला एक टेन्योर में पहले रहा हूँ, अभी दोबारा पोस्टिंग हुई है मेरी, तो यहाँ भी हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अगर आप ये समझें कि जो मेरे पहली पोस्टिंग, पहला टेन्योर था ना बहावल नगर का था, तो वहाँ काम भी बहुत किया और एंजॉय भी बहुत किया। वो वहाँ के लोग भी याद करते हैं और मैं भी याद करता हूँ। और वैसे ये है कि मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में भी काम किया है, वहाँ के अपने डायनेमिक्स हैं। मैं राजनपुर गया हूँ, राजनपुर भी 2 साल पोस्टिंग रही है, वहाँ के अपने डायनेमिक्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वैसे, चूंकि जाहिर है सारा पंजाब है। बहावल नगर में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आज भी याद करके आप कह रहे हैं मैंने बड़ा एंजॉय किया, वो हमसे भी थोड़ा सा शेयर करें। बहावल नगर की बात करूं, हाँ जी, बहावल नगर की बात करूं तो बहावल नगर में ये था कि उस वक्त हमारे पास जो मैं समझता हूँ कि शायद मेरा अपना ख्याल ये है कि हमने सर्विस डिलीवरी आउटलेट, सर्विस डिलीवरी में बहुत इम्प्रूवमेंट की। मुझे आज भी याद है THQ उस वक्त हमारे जो फैमिली हेल्थ क्लिनिक है ये थोड़े होते थे, तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में होता था, बाकी जगहों पे हम मंथली कैंप करते थे। तो कैंप वाले दिन बहुत रश होता था, कैंप वाले दिन बहुत रश होता था। तो वो THQ चिश्तिया में हमारा कैंप था, तो मैं कोशिश करता था कि हर कैंप पे खुद मौजूद हूँ ताकि लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। तो वहां मैं समझता हूँ कि इतनी चेंज हमने सिस्टम में लाए थे, क्लाइंट्स को उस वक्त हम ड्रॉप करते थे, बजट के इश्यूज हैं उस तरह से नहीं होता। वैसे अब हर तहसील में FHC भी हमारा खुल गया, लेकिन वहां मैं समझता हूँ कि हमने इतनी चेंज लाई थी और मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है उस पर कि मैं वहां सर्जन के रूम में बैठा हुआ था, कुछ 3-4 खवातीन मिल के आई हमारे स्टाफ से पूछ के कि कहाँ हैं जिन्होंने ये चीजें चेंज की हैं।
तो फिर वो अंदर आई तो मुझे कहते हैं हम सिर्फ आपको देखने आए हैं कि कौन है जिसने ये चीजें इतनी चेंज कर दी। वो इंसान याद तो रखता कम्युनिटी में जो चीजें होती है ना, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी की अप्रिसिएशन जो है वही असल असासा होती है। उसी वजह से मैं वहाँ का जो काम है वो मुझे अब तक याद है और मैं समझता हूँ कि भाई वहाँ हमने चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर। है। कुछ अब मेरे ख्याल है कुछ बजट का भी इशू है। जी हाँ, किस तरह से काम नहीं हो पा रहा, जैसे आप बता रहे हैं कि उसका काम नहीं किया जाता। बजट के इश्यूज हैं अभी आजकल, चूंकि ओवरऑल ही हमारे, और वो वही बात है, वो उसकी जड़ वही है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वसाइल हमारे कम है। वो हम मैनेज करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा ना कि जो अब हम सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि ताकि हम थोड़े खर्चे में ज्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चा दोनों ठीक भी रहे और उनको जो है वो जो एंड टाइम पे आके जो ब्लड का कहते हैं अरेंज कर लें, आप ये कर लें, ये चीजों का सामना ना हो। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब प्रेगनेंसी हो तो हर पेशेंट को चाहिए वो अपने आप को डॉक्टर के पास रजिस्टर जरूर कराए। रजिस्टर कराने का ये मतलब है कि उसका जब पहला विजिट हो जाता है तो डॉक्टर एनालिसिस कर लेता है कि ये कितने पानी में है, इसमें कितना खून की मिकदार है। जो बेसिक टेस्ट है वो पहले प्रेगनेंसी के जैसी होता है, तो प्रेगनेंसी जैसी मालूम होती है तो वो टेस्ट करा लिए जाते हैं। उनको रोशनी में रखते हुए उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन क्या कहूँ कि हमारे पाकिस्तान में या हमारे एरिया में कुछ इस तरह का मसला है कि लोग नहीं विजिट कर रहे होते, आखिरी टाइम पे बिल्कुल अचानक पहुंच रहे होते हैं, अनप्लैन्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड केस होते हैं। और खवातीन से पूछते हैं हम कि बेटा आप कोई गोश्त नहीं खाते, कोई बोटी नहीं खाते? तो कहती हमें अच्छी नहीं लगती। जी खाते तो है, कितना खाते हैं? जी जब कभी पक जाता है, हफ्ते में 3 से 4 दफा खाते हैं। नहीं जी इतनी दफा तो नहीं खाते। अब लोगों को अपनी ना बॉडी की नीड्स नहीं पता कि हमें डेली का 5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 5 ग्राम का मतलब ये है कि कम से कम 1 बोटी तो आप डेली जरूर लें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। और खवातीन में तो वैसे भी ये है कि खवातीन को हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो एक ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको तो रिप्लेनिश करने के लिए उसे सप्लीमेंट चाहिए। सप्लीमेंट के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें। जब प्रेगनेंसी में खवातीन हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में आती है तो हम खवातीन को बताते हैं कि आपने सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खानी है पहले 3 महीने, क्योंकि उसमें फौलाद की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह हम उन्हें बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेदर आप सेब का इस्तेमाल करें। जब सेब का मौसम है 1 सेब रोजाना जरूर खाएं। जब कभी आजकल का जैसे मौसम है तो हम खवातीन को कहते हैं कि आप आम खाएं। आम के अंदर अच्छा फौलाद है। तो बस थोड़ी थोड़ा गाइड करते हैं, जो कहना मान लेते हैं, समझ लेते हैं तो फायदे में ही रहते हैं। समझते हैं कि सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और जो फूड को इग्नोर करते हैं, अपनी डाइट को इग्नोर करते हैं, प्रॉपर मील नहीं खाते। प्रेगनेंसी में लड़कियां जो है पता चलता है क्या खाए जी, सारा दिन जी चिप्स खाते हैं, दही बल्ले खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जी, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। अब ये डाइट ऐसी है दैट इज नॉट न्यूट्रिशियस। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप उसको खाने का कोई फायदा नहीं है, उससे कोई आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। तो जितना जहाँ तक हो सकता है जितने लोग आते हैं उन्हें जरूर गाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमने सुना है कि डॉक्टर जो दूध के डब्बे लिख के देते हैं माँ को और बच्चे, माँ को देते हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, बड़ी हेल्दी, आप इसको रिकमेंड करती हैं कि वाकई भी चीज ठीक है या आपको फ्रेश मिल्क की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैं रिकमेंड करती हूँ। जो माँ के लिए रिकमेंड करते हैं, एक्चुअली उस दूध के अंदर प्रोटीन ही होती है। जिन खवातीन के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, फौलाद की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, प्रोटीन और आयरन की कमी से बहुत सारे मसले बढ़ते जाते हैं, बच्चा कमजोर होता जाता है। प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चे में अपने माँ के पेट के अंदर जिस जगह रहना होता है वहाँ पे पानी होता है और बच्चे ने ऐसा वो तैरता है जैसे एक मछली का बच्चा, मछली होती है ना जैसे तालाब में तैरती है, इसी तरह वो पानी में रहता है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो पानी खत्म हो जाता है, सूखता जाता है और उसकी वजह से बच्चा सूखना शुरू हो जाता है। तो वो दूध हम इसलिए लिख के देते हैं ताकि उसकी प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है वो पूरा रहे,
کیونکہ خواتین یہ جیسے ہماری کنٹری کے حالات ہیں، کنٹری کیا اوور آل ورلڈ میں کہ اگر آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو کم از کم وہ 2 چمچ آپ پانی یا دودھ میں ڈال کے پئیں گے تو وہ آپ کی نیوٹریشن ویلیوز جو ہے نا وہ پوری ہوتی جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کوئی ایسا پیشنٹ بھی آیا جو کھاتا تو کچھ نہ ہو لیکن کہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ ہمارا ہیلدی ہونا چاہیے، بیبی ہیلدی ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل آپ کہتے ہیں، لیکن ان لوگ کو یہ بات پوچھنی نہیں چاہیے جو کھاتے نہیں ہیں. اور بہت نحیف اور کمزور لڑکیاں جب آ جائیں، اور ایون ایسے ہوتا ہے، کل کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ پہلے میرے پاس آتی رہی ہیں، ان کی ڈلیوری بھی میرے پاس ہوئی ہے، شی از او نیگیٹو بلڈ گروپ، اور میں تھرو آؤٹ آخری ٹائم تک کہتی رہی ہوں کہ ان کے پریویس بھی ان کے سیزیرین تھے، تو میں نے انہیں کہا یہ سپلیمنٹ لگوائیں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی تیسری یا چوتھی پریگنینسی ود پریویس سیزیرین کے ساتھ آئے اور اس کا ہیموگلوبن 6 یا 7 ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اور میں دیکھیں ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آپ آئرن کے سپلیمنٹس لے لیں، اور وہ پھر بھی نہیں لگوا رہے آفٹر ڈلیوری. تو جب آتے ہیں نا تو ہونٹ ان کے بالکل سیاہ مائل ہو رہے ہوتے ہیں، نیلز ان کے سیاہ مائل ہو رہے ہوتے ہیں، چہرہ بالکل سفید ہوا پڑا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو بتا سکتے ہیں لیکن لوگ اپنے اوپر خود رحم کھائیں تو بات آگے چلتی ہے. ایسے. اچھا آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب آ کے لوگوں نے پوچھا ہے کبھی کہ آپ بتائیں جی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ جی بالکل لوگ آ کے پوچھتے ہیں، اور ہمارا کلچر ایسا ہے، وہی ہندوانہ چھاپ ہے، لوگ ضرور پوچھتے ہیں کہ جی خاص طور پہ بیٹے کے لیے جن کی 2-3 بیٹیاں ہیں. لیکن ابھی میں فیل کرتی ہوں کہ ہمارے ریڈیولوجسٹ بھی کافی سمجھدار ہو گئے ہیں، اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے آرڈرز ہیں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز چھپا کے رکھی ہے، ہمارا مقصد ہے اپنی تعلیم، اپنے نالج کے اکارڈنگلی ہم جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہم وہ دیکھیں اور اس میں جو کمی ہے اسے پورا کریں، نہ کہ اس طرح کی بات پہلے بتا دیں. اگر کوئی لڑکی ہے 3 بچوں کے بعد ایک اور لڑکی آ رہی ہے تو گھر والے اس کا خیال رکھنے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کھانا پینا سارا اگنور ہو جاتا ہے، لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. تو آج کل ڈاکٹرز کافی معاملے کو لے کے سیریس ہوئے اور نہیں بتاتے، اور جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے. اچھا سر، آپ سیمینارز ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں اس کے حوالے سے، فلاح کے حوالے سے، آپ بتائیں آپ نے کہاں کہاں سیمینارز کیے؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک مین کمپوننٹ ہے اور ایکٹیویٹی ہے کہ ہم اویئرنیس کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو اس میں کمیونٹی میں گروپ میٹنگ سے لے کے کمیونٹی لیول پہ جو ہمارے آؤٹ ریچ ورکرز ہیں وہ تقریباً ہر 15 دن میں ایک میٹنگ انہوں نے ضرور کرنی ہوتی ہے، چھوٹے لیول کی، جو لوکل کمیونٹی میں گپ شپ کے ساتھ ایک تاکہ لوگوں کو فیل بھی نہ ہو کہ ہمیں باندھا ہوا ہے اور ہم اپنا میسج بھی پہنچا دیں. اور اسی طرح پھر ڈفرینٹ لیول پہ آگے تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ مختلف لوگوں کے ساتھ، جس میں جیسے ابھی ہم نے کیا چیمبر آف کامرس والوں کے ساتھ کیا، کیونکہ ان کے پاس بھی لیبر اور سارا یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم ایک دو کمپنی سے بات کر کے ان کی فیکٹریوں میں جا کے فیکٹری ورکرز کے ساتھ کیے. اور ہم نے جو ہمارے علماء کرام کا ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں 130 علماء انوالو ہیں، ان کے ساتھ ہم ہر مہینے ایک ایونٹ یا ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. اور پلس انہیں آگے سے یہ کہا ہوا ہے وہ بات کرتے ہیں اپنے جمعے کے خطبوں میں کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، بچے کو 2 سال دودھ پلانے سے متعلق، مطلب ہم اپنا پیغام جو ہے وہ مذہبی اقدار، مذہبی احکامات کی روشنی میں پہنچاتے ہیں. اور اسی طرح مختلف لیول پہ اسکولز کالجز میں کرتے رہتے ہیں، ان بچوں کو ان کے لیول کی باتیں بتاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہمارا تھرو آؤٹ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ اتنی ساری جگہ آپ نے مینشن کی ہیں، کسی جگہ مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے، یا کسی جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے سامنے بھی ہم جا کے جو ہے بتاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہاں سر یہ کیا بات کریں؟ یہ ایسا یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے، ہمارے اسٹاف کی بھی، آفیسرز کی پراپر ٹریننگ اس بات پہ کہ کہاں کس لیول پہ کیا بات کرنی ہے وہی کرتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو چیزیں بتا رہی ہیں یہ ساری بچوں کو بتانے کی نہیں ہے، ہم نہیں بتاتے. بچوں کے ساتھ بات صرف اس پہ کرتے ہیں کہ آبادی کے اعداد و شمار یہ ہیں
ज्यादा आबादी के ये मिसाइल हैं और या आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे बातें उनको ज्यादा क्लियरली, फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग पे काम करते हैं डिपार्टमेंट, उसमें नहीं फिर जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो उनसे थोड़ा और खुल के बात कर लेते हैं कि क्योंकि वो ऑलमोस्ट रेडी पढ़ चुके होते हैं और रेडी होते हैं टू बी पेरेंट्स, तो उनको ज्यादा बातें बताते हैं। फिर ये भी आगे अपनी सर्विस डिलीवरी के बारे में बताते हैं कि आप इस सिलसिले में आपने मजीद जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो हमारी सर्विस डिलीवरी पे कहीं भी जाके आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो वो कम्युनिटी जो भी ऑडियंस होती है उसको देख के बात की जाती है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। अच्छा सर, अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं 10 जी 10 में से आप कितने परसेंटेज में बताएंगे कि अब लोग इस बारे में बात करने लगे हैं? जैसे आप कहते थे कि लोग नहीं समझते इस टॉपिक को डिस्कस करना, अवेयरनेस के बाद कितने परसेंट आप इसको मार्क करेंगे? देखिए बात करने लगे? जी बिल्कुल ठीक है, ये जितनी भी स्टडीज है ना वो तकरीबन बताती हैं कि जो नॉलेज है ना लोगों का, नॉलेज 90% लोगों का है, ठीक है, बात भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अमल की कमी है, अमल की कमी है, नॉलेज को प्रैक्टिस में चेंज करने में अभी गैप है, अभी गैप है, उसमें सर्विस डिलीवरी के भी गैप है और वो डिफरेंट हो सकता है, तो वो अभी है, उसी पे काम डिपार्टमेंट भी कर रहा है और ये सारी स्ट्रेटजीज उसी के लिए बनाई जा रही है कि ताकि लोग जिनको पता है वो कम से कम वो तो उस पर अमल करें, वो तो अमल करें। यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, जो बात हो रही है उसमें ना लोगों के थोड़े से मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, बिल्कुल तो वो हम लोगों को क्लियर करते हैं। और जो पहली वाली बात थी कि हम बात करते हुए हम लोगों में किस तरह बात कर सकते हैं या कैसे करते हैं, छोटे बच्चों से तो नहीं की जा सकती, तो हमारे डिपार्टमेंट के कंपोनेंट्स है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं छोटे बच्चे, वो बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं कह रही, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, हमने स्कूल से जाना शुरू करा, हम स्कूल के बच्चों को भेंट करते हैं, लेकिन कब करते हैं कि हमने हर एक के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कंपोनेंट्स MCH है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो जहाँ पे बच्चों से बात करते हैं तो चाइल्ड हेल्थ की बात करनी है, कि जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो रहा होता है स्कूल में ही हम उनको उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में लेक्चर देते हैं, कि जैसे आजकल डेंगू का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो वहाँ पे जाके हम डेंगू सबका प्रॉब्लम है उस पे भी जाके बात करते हैं। फिर जब एडोलेसेंट एज में बच्चे आते हैं तो एडोलेसेंट जो गैदरिंग होती है उसमें उनके प्रॉब्लम्स, पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह जब मिडिल क्लास में बड़े लोगों में जाते हैं तो फिर मेलन्यूट्रिशन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट है, तो हम उसके बारे में उनसे बात करते हैं। तो मुख्तलिफ है कि जो ज्यादा एडवांस एज में इनफर्टिलिटी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, तो जहाँ हम बांझपन को देखते हैं तो वहाँ पे बांझपन के लोगों के लिए हम एक सेमिनार कर देते हैं। फिर इस तरीके से जो ज्यादा बुजुर्ग मेनोपॉजल एज में जा रहे होते हैं उन लोगों को उस एज ग्रुप में फिर हम उनके इश्यूज डिस्कस करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स बहबूद आबादी ही के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम हर टॉपिक पे बात करते हैं। जी अच्छा सर, आजकल कैंप्स लग रहे हैं? जी आजकल हमारे जो फैमिली हेल्थ मोबाइल यूनिट्स हैं वो कैंप कर रहे हैं, उसमें ऐसी जगह, वैसे तो अब हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स चार तहसीलें मुल्तान की, चारों तहसीलों में काम कर रहे हैं, चारों तहसीलों में डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद है, वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक जहां उनको एरियाज मेंशन किए होते हैं कि सर्विसेज नहीं है तो वो वहां जाके कैंप करते हैं। वो अभी फिलहाल डिपार्टमेंट जो है वही बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से 8 कैंप पर मंथ कर रहे हैं और उसमें कम्युनिटी में जाके वहां पे डॉक्टर्स हेड करती हैं और वो डॉक्टर वहां जाके तो एक तो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो जनरल मेडिसिन हमारे पास होती है वो लोगों को डिस्पेंस करते हैं और फिर फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी जो टेम्परेरी मेथड्स हैं उनके बारे में जो डॉक्टर्स जो है वो गाइडेंस देते हैं। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूंगा जी कि ये हम में से बढ़ती हुई आबादी जो है ये हम में से हर एक का मसला है, हम में से हर एक को अपने अपने लेवल पे ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम में से हर एक अपने खानदान का साइज उतना रखे जितनों को वो अफोर्ड कर सकता है और उनकी तालीम और तरबियत सेहत का ख्याल रख सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि अपने वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं ताकि वो माशरे के मुफीद शहरी बना सके।
जो कि हमारी मुमलकत के लिए वाकई कारआमद हों और जिन पे वालदैन भी और मुल्क भी फख्र कर सकें। डॉक्टर साहब आप मैसेज देना जी चाहिए? मैं आज के इस प्रोग्राम में इस मौके पर ये पैगाम दूंगी कि हर प्रेगनेंसी वांटेड प्रेगनेंसी हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, और हर आने वाला बच्चा हम ये अहद करें कि अपने कंट्री के लिए उसे मुफीद शहरी बनाएं। मुफीद शहरी बनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए उसका खाना पीना, उसकी एजुकेशन, उसके तमाम जो उसकी ज़रूरियात है वो हमने पूरी करनी है। और वो ज़रूरियात हम कब पूरी कर सकते हैं? जब हम अपनी बहबूद के लिए खुद काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के शो से आपने कुछ ना कुछ, ज्यादा ना सही तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा और आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा। तो काइंडली इन चीजों को अपनाएं, इनसे जो ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इनको प्लीज फॉलो करें। ये हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। कल दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए मॉर्निंग विद वीनस। मुझे इजाजत दीजिए।